प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम संट के टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक पर एक अंक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, अभी कुछ देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, संट को समझने के लिए हमें धारा मापी को समझना होगा। यदि आप लोगों को कोई गोला मिल जाए और उस गोले में कैपिटल जी लिखा हुआ हो तो समझ जाना ये धारा मापी है। क्या है ये? धारा मापी। क्योंकि धारा मापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जी से। इसलिए इसका जो सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा। एक गोला होगा और गोले में कैपिटल जी होगा तो समझ जाना ये धारा मापी है। और धारा मापी भी ये कीलकित कुंडली धारा मापी है। क्यों? क्योंकि हम कीलकित कुंडली धारा मापी को ही उपयोग में लेते हैं, यही सुविधाजनक है। इसके बारे में भी चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। धारा मापी क्या है? एक उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है चल कुंडली धारा मापी, एक होता है चल चुंबक धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी हमारे कोर्स में दे ही नहीं रखा तो उसे भूल जाओ। अब कौन सा बच गया? चल कुंडली धारा मापी। ये भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, एक होता है कीलकित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी सुविधाजनक नहीं होता तो इसका उपयोग नहीं करते हैं, या उपयोग करते हैं तो ना के बराबर। अब कौन सा धारा मापी बच गया? कीलकित कुंडली धारा मापी। इसी का उपयोग किया जाता है। तो जब भी मैं आप लोगों से कहूँ धारा मापी तो आप लोग समझ जाना मैं कीलकित कुंडली धारा मापी की बात कर रहा हूँ। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर निलंबित कुंडली धारा मापी सुविधाजनक क्यों नहीं होता, इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? आपने लास्ट वीडियो में भी कहा ये सुविधाजनक नहीं होता और यहाँ भी कह दिया सुविधाजनक नहीं होता। ये होता क्यों नहीं है सुविधाजनक, उसे समझाए तो वो समझ लो। निलंबित कुंडली धारा मापी का जब आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था तो आप लोगों ने इसकी संरचना भी पढ़ी होगी। संरचना में मैंने क्या बताया था? संरचना में मैंने बताया था निलंबित कुंडली धारा मापी में जो कुंडली होती है उस कुंडली के ऊपर एक फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी होती है, जिस पत्ती पर आप लोगों को याद हो तो एक समतल दर्पण लगा होता है, पत्ती के लास्ट में मरोड़ी टोपी लगी होती है। अब ये जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है ना, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर निलंबित कुंडली धारा मापी से हमें एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठी जगह विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है इस उपकरण को लेके जाना पड़ेगा। जब हम इस उपकरण को लेके जाते हैं तो वो जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है वो पतली होती है और काफ़ी लंबी होती है, वो टूट सकती है और टूट सकती क्या है? अक्सर टूट ही जाती है, इसलिए ये सुविधाजनक नहीं होता। यदि एक ही जगह विद्युत धारा के मान का मापन किया जाए तो इस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। जबकि कीलकित कुंडली धारा मापी में जो कुंडली होती है उसके दोनों तरफ कीलें लगी होती है। इस उपकरण को हम एक से दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए निलंबित कुंडली धारा मापी सुविधाजनक नहीं है, जबकि कीलकित कुंडली धारा मापी सुविधाजनक है। छोटा सा समझो, यदि मैं आप लोगों से कहूँ धारा मापी तो तुरंत समझ जाना मैं कौन सा धारा मापी की बात कर रहा हूँ? कीलकित कुंडली धारा मापी की, क्योंकि हम अक्सर कीलकित कुंडली धारा मापी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, मैं बार बार कीलकित कुंडली धारा मापी नहीं कहूँगा, सिर्फ धारा मापी कहूँगा। आप लोग समझ जाना मैं कौन से धारा मापी की बात कर रहा हूँ? कीलकित कुंडली धारा मापी की। तो ये बेटा मैंने धारा मापी बना दिया। कौन सा है ये? कीलकित कुंडली धारा मापी। ये क्या करेगा? विद्युत धारा के मान को ज्ञात करेगा। अब बेटा ये जो धारा मापी है ये एक है तो उपकरण, इस उपकरण की भी लिमिट होती है। इसकी अधिकतम परास अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये उपकरण 0 से 3 मिली एम्पियर तक की विद्युत धारा को आसानी से ज्ञात कर लेगा। और यदि 3 मिली एम्पियर से अधिक मान की विद्युत धारा यदि इसको दे दी जाए तो क्या होगा वो समझो। कुछ समय के लिए मान लेते हैं हमने इसको 2 एम्पियर की विद्युत धारा दे दी। 2 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब बेटा 1 एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर 3 मिली एम्पियर। तो 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 10 की पावर 3 मिली एम्पियर अर्थात 2000 मिली एम्पियर। तो हमने इस उपकरण को कितनी धारा दी बेटा? 2000 मिली एम्पियर। इस उपकरण की बेचारे की क्षमता है ये अधिकतम 3 मिली एम्पियर की धारा को माप सकता है, और हमने इसकी क्षमता से कहीं गुना ज्यादा इसको धारा दे दी तो क्या होगा? इतनी अधिक धारा जब इसमें से जाएगी तो वो अत्यधिक मान की ऊष्मा उत्पन्न करेगी,
जिसके कारण ये उपकरण जल सकता है। क्या हो सकता है? जल सकता है। ठीक है। दूसरा देखो भाई, इसकी सुई शून्य पे होती है, आप लोग जानते हो इस प्रकार का होता है ये उपकरण। यहाँ शून्य होता है, यहाँ अधिकतम परास होती है। अधिकतम परास इसकी 30 नहीं है बेटा, ये खानों की संख्या होती है। अधिकतम परास पे धारा का मान तो 3 मिली एम्पियर ही होगा, क्योंकि 3 मिली एम्पियर अधिकतम परास का उपकरण है। जब इसमें धारा नहीं होगी, इसकी सुई कहाँ होगी? 0 पर। और जैसे ही इसमें धारा बहेगी इतने मान की, तो इसकी सुई अचानक से यहाँ पे गिरेगी, क्योंकि इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकती इसकी सुई। ये तो अधिकतम परास है, इतना मान तो ये माप सकती है, इससे ज्यादा थोड़ी ना मापेगा। अब इतने ज्यादा मान की जब धारा आएगी तो इसकी सुई अचानक से यहाँ के गिरेगी, तो सुई मुड़ सकती है, सुई टूट सकती है, या इस उपकरण में किसी अन्य प्रकार का नुकसान हो सकता है। समझे इस बात को गौर से। इसकी अधिकतम परास क्या है बेटा? 3 मिली एम्पियर, अर्थात ये उपकरण 3 मिली एम्पियर तक की धारा को आसानी से माप सकता है। यदि उससे अधिक धारा इसमें प्रवाहित कराई जाएगी तो ये जल सकता है, इसकी सुई टूट सकती है, या इस उपकरण में किसी भी अन्य प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो इन नुकसानों से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? इस धारा मापी के साथ समांतर क्रम में, इस धारा मापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार, ये अल्प प्रतिरोध का तार है, इसे जोड़ देते हैं। और इस अल्प प्रतिरोध के तार को ही हम संट कहते हैं। क्या कहते हैं? संट। अब एक बार फिर बता देता हूं, संट क्या है। संट क्या है बेटा? इस धारा मापी की जो लास्ट लिमिट है, आखिर 3 मिली एम्पियर तक की धारा माप सकता है। यदि इससे ज्यादा मान की इसको धारा दे दी जाए तो ये जल सकता है, इसकी सुई टूट सकती है, अर्थात इसमें किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। इसको नुकसान से बचाने के लिए इसके साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक तार जोड़ा जाता है। उस तार को अपन क्या कहता है? संट। संट की स्प्लिंग एस से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बेटा समझते हैं संट के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है संट कहते किसे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। देखो बेटा, ये धारा मापी जले ना, इस धारा मापी की सुई में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस धारा मापी में ही किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इस धारा मापी को इन नुकसानों से, इन हानियों से बचाने के लिए इस धारा मापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक तार जोड़ा जाता है। उस अल्प प्रतिरोध के तार को हम संट कहते हैं, जिसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और एक और बात, ये जो अल्प प्रतिरोध का तार है ये अक्सर तांबे का बना होता है, अर्थात जो संट होता है वो किससे निर्मित होता है बेटा? तांबे के तार से, जिसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है? अल्प। कैसा रखा जाता है? अल्प। तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। संट किसे कहते हैं? आप लोग मेरे साथ साथ उच्चारण करें। धारा मापी में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए धारा मापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक तार जोड़ा जाता है, जिसे संट कहते हैं, जो अक्सर किसका बना होता है? तांबे का। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, संट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर तो वही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ सकता है। संट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? धारा मापी को जलने से बचाने के लिए, इसकी सुई को टूटने से बचाने के लिए, या धारा मापी में किसी भी प्रकार के नुकसान को होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संट का। तीसरा क्वेश्चन, संट को धारा मापी के साथ कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? समांतर क्रम में। ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यदि एक आध अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप लोगों को मैं एक और भी बात बता देता हूँ। ये जो धारा मापी है, इनकी बेटा कोई ना कोई सीमा तो होती है, जिसे हम अधिकतम परास कहते हैं। जैसे इसकी अधिकतम परास हमने कितनी मान रखी है? 3 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये धारा मापी 0 से लेके 3 मिली एम्पियर तक की विद्युत धारा को आसानी से माप सकता है। अब बेटा, इन धारा मापियों को जब हम बनाते हैं, इनकी जो अधिकतम परास सेट करते हैं, वो भी हम संट के आधार पर ही करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? संट के आधार पर। उसे और समझ लो। देखो भाई, हम मान लेते हैं इसमें I मान की धारा जा रही है इस वायर में। तो देखो, अब यहां से ये धारा 2 भागों में बट जाएगी।
इधर मान लेते हैं हम IG धारा गई, कितनी धारा गई? IG धारा होती है पूर्ण विक्षेप धारा। पूर्ण विक्षेप धारा का मतलब इस धारा पर इस धारा मापी की सुई अधिकतम परास्पर होगी, अर्थात ये 3 मिली एम्पियर की धारा माप सकता है, तो IG का मान 3 मिली एम्पियर ही होगा, अर्थात IG धारा पर इस धारा मापी की सुई लास्ट पॉइंट पर होगी, अधिकतम परास्पर होगी, अधिकतम धारा ज्ञात करेगी। ठीक है, तो नीचे कितनी धारा जाएगी? देखो भाई यहां तक I धारा आई, इधर कितनी गई? IG, जो पूर्ण विक्षेप धारा है, तो नीचे कितनी धारा जाएगी? I माइनस IG, क्योंकि I धारा दो भागों में बट गई, इधर IG गई तो नीचे कितनी जाएगी? I माइनस IG, जिसे हम IS धारा भी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? भाई धारा मापी में जो धारा जा रही है उसे जब हमने IG मान लिया, तो शंट प्रतिरोध में जाने वाली धारा को हम IS मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना। तो ऐसे ही हमने इस धारा को IS मान लिया, वास्तव में ये धारा कितनी होगी? I माइनस IG। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो धारा मापी है इसका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध मैं कैपिटल Z मान लेता हूं, और ये जो शंट है इसका प्रतिरोध हम S ही मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये शंट एक प्रतिरोधी है। भाई अल्प प्रतिरोध का तार है जिसे हमने शंट कहा है, वास्तव में तो प्रतिरोधी तो है अल्पमान का, इसका प्रतिरोध S मान लिया और धारा मापी का प्रतिरोध G मान लिया। अब देखो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। आप लोग ये बात भली भांति जानते हैं, और नहीं जानते तो इस बात को जान लो, जब भी दो भौतिक राशियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई हो तो उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो विभवांतर समान होता है। तो मान लो धारा मापी के सिरों पर विभवांतर हुआ VG और शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ VS, तो ये दोनों विभवांतर समान होंगे, क्योंकि ये दोनों भौतिक राशियां बोल रहा हूं मैं इनको। ठीक है, कौन से क्रम में जुड़ी हुई है? समांतर क्रम में। तो इसके सिरों पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा और इसके सिरों पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो बराबर होगा। इसके सिरों पर उत्पन्न प्रतिरोध कितना मान लिया? VG, इसके सिरों पर उत्पन्न प्रतिरोध कितना मान लिया? VS, तो ये बराबर हो गए। ओम के नियम से जानते ही हो, विभवांतर क्या होता है? उसमें बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें धारा कितनी बह रही है? IG, तो धारा मापी के विभवांतर का मान कितना होगा? उसमें बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। धारा इसमें कितनी बह रही है? IG, तो VG का मान कितना आ जाएगा? IgG। ठीक है, अब यहां भी इसका विभवांतर भी देख लो, तो इसका विभवांतर हमने कितना मान रखा है? VS का मतलब क्या होगा? इसमें बहने वाली धारा और इसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। इसमें बहने वाली धारा को हमने कितना मान रखा है? IS, और इसका प्रतिरोध कितना है? S। तो शंट प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान आ गया ISS। अब बेटा इस वाले पद को मैं इधर लिख दूं, इस वाले पद को उधर लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, तो लिख देते हैं। यहां से S का पक्षांतर कर देते हैं और यहां से IG का पक्षांतर कर देते हैं। तो ये IG इस G के साथ गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा IS के, और ये IS के साथ S गुणा में है तो ये G के बटे में चला जाएगा। क्लियर यहां तक? अब दोनों पदों में मैं एक एक जोड़ देता हूं, इसमें भी एक जोड़ देता हूं और इसमें भी एक जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना एक जोड़ने में। अब अपन लघुत्तम ले लेते हैं। यहां लघुत्तम आ जाएगा IG से IG कट गया तो S, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, तो ये IG आ जाएगा। ठीक है, इधर लघुत्तम आ जाएगा S से S कट जाएगा, G आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ S आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब आप लोग इधर आ जाओ, ध्यान दो। यहाँ से धारा कितनी जा रही थी? I, ये I धारा कितने भागों में बट गई? ये चित्र साफ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार। भाई यहां से धारा जा रही थी अपनी I, इधर धारा कितनी गई? IG, और इधर कितनी धारा गई? I माइनस IG, जिसे मैंने IS मान लिया। ठीक है, तो अब देखो I धारा कितने भागों में बटी है? दो भागों में। इधर कितनी गई? IG, इधर कितनी गई? IS। तो ये IS धारा चल रही है, यहाँ भी IS धारा, यहाँ भी IS धारा, और यहाँ कौन सी धारा चल रही है? IG। इधर आ गई आप लोगों की IG और ये आ गया आप लोगों का IS। अब IS और IG को जोड़ दिया जाए तो I बन गया कि नहीं बन गया? बन गया है ना। ध्यान दे दोबारा, ये धारा कितनी थी? I, जो कितने भागों में बटी? दो भागों में। एक तो क्या बटी?
IG, और एक किस में बटी, IS में। तो IG और IS को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, I, क्योंकि I धारा तो दो भागों में बटी है, IG में और IS में। तो यहाँ ध्यान दे, IS प्लस IG, अरे IG प्लस IS बोल लो या IS प्लस IG बोल लो, एक ही तो बात है। ये I धारा इन दोनों भागों में तो बटी है, और इन दोनों भागों को जोड़ दिया जाए तो I धारा बन जाएगी। तो इनको गौर से देखो, ये बन गया I, इसके बटे में आ गया IG, ये हो गया G बटे S बटे S। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बता दे, नहीं है, वेरी गुड। अब अंश को हर को अंश में चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा IG बटे I, ये हो जाएगा S बटे G प्लस S, और यहाँ से IG का मान निकाल देता हूँ। तो IG बराबर क्या आ जाएगा, S बटे G प्लस S, और ये आ जाएगा I। बेटा उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है, ये जो IG धारा है जो धारा मापी में प्रवाहित हो रही है, ये मुख्य धारा I का S बटे G प्लस S वह भाग है, और इसी समीकरण के आधार पर इस धारा मापी को हम इच्छित परास्का बना सकते हैं। इसी समीकरण के आधार पर हम धारा मापी की जो परास है उसको इच्छित कर सकते हैं। यहाँ हमने धारा मापी कितने परास का मान रखा है, 3 मिली एम्पियर परास का। चाहे तो हम धारा मापी को 5 मिली एम्पियर परास का भी बना सकते हैं। ये वीडियो बेटा इतना ही है, आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, संट का टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। अब मैं चलता हूं, आप लोग चैनल के साथ बने रहें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय।